हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल्यन क्लासेस। आज हम लोग देखो कंपनी लॉ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये स्टार्ट कर रहे हैं। पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि भाई जितनी भी पावर्स कंपनी के पास है ना, वो सारी पावर्स किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वो सब काम कर सकते हैं जो कंपनी कर सकती है, बट छोड़ के कुछ ऐसी पावर्स को जो एक्सप्रेसली या स्पेसिफिकली इसके लिए रिजर्व्ड हैं शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट ये निकला कि कंपनीज एक्ट ने पावर्स को दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। एक तो वो पावर्स जो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए जनरल मीटिंग में। और बाकी जो पावर्स बची वो सब कौन यूज कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इट मीन्स दोनों की पावर्स को बाइफरकेट कर दिया कंपनीज एक्ट ने। शेयर होल्डर्स की पावर्स अलग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स अलग हैं। और देखो एक दूसरे की पावर पे एनक्रोचमेंट यूज नहीं कर सकता। क्या शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं? इट मीन्स आप एक तरह से हमारे एजेंट हैं, तो आज से आपकी ये पावर्स भी हम यूज करेंगे। क्या मेंबर्स या शेयर होल्डर्स लोग ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो आप कंपनीज एक्ट से ऊपर नहीं हो जाओगे। जब कंपनीज एक्ट ने वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं? देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall be entitled to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to exercise and do। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सारे काम कर सकते हैं जो कंपनी कर सकती है। हाउ एवर, साथ में क्या लिखा फिर? द बोर्ड शेल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और डू एनी एक्ट और थिंग विच इज डायरेक्टेड और रिक्वायर्ड वेदर बाय दिस एक्ट, मतलब या तो इस एक्ट ने रिजर्व कर दिया या फिर एनी अदर एक्ट ने रिजर्व कर दिया या फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ने वो पावर स्पेसिफिकली किसके लिए रिजर्व कर दी? शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो वो पावर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो 179 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की पावर्स दोनों को अलग अलग कर दिया। अगर कंपनीज एक्ट ने या फिर किसी दूसरे एक्ट ने या फिर मेमोरेंडम ने या फिर आर्टिकल्स ने कोई पावर किसके लिए रिजर्व कर रखी है? शेयर होल्डर्स के लिए, तो सिर्फ वही यूज करेंगे, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी चलते हैं आगे। देखो, ये 179(1) अभी हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं जी। द रिलेशनशिप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द शेयर होल्डर्स इज मोर ऑफ फेडरेशन देन वन ऑफ सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। क्या कहना चाह रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो जूनियर या सीनियर की नहीं है। किस कौन सी रिलेशनशिप है? वो फेडरेशन या ट्रस्टवर्दी या रिलायबल रिलेशनशिप है। आप ऐसा नहीं कर सकते हम मालिक हैं आप नौकर हो जी, राइट? इस तरह से आप ये पावर्स को यूज नहीं कर सकते। सम पावर्स आर स्पेशली रिजर्व्ड फॉर द बोर्ड, फॉर एग्जांपल अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इन वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसीज, है ना। नंबर 2, पावर टू इशू डिबेंचर्स एटसेट्रा, ये सब पावर किसके लिए रिजर्व्ड है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड some powers are exclusively reserved for the members in general meeting, for example borrowing in excess of paid up capital and reserves, selling or disposing of the whole or substantially the whole of the undertaking। ये सब क्या है? स्पेसिफिकली रिजर्व्ड हैं शेयर होल्डर्स के लिए, राइट? ठीक है, तो 179 सबसेक्शन 3 एंड रूल 8 कुछ पावर्स ऐसी बता रहा है जो किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, जो कहाँ यूज करनी है? बोर्ड मीटिंग पे यूज करनी है, राइट? 179(3) एंड रूल 8 पढ़ लेते हैं कि हम सी पावर्स। देखो, पावर टू मेक कॉल्स
मतलब कॉल्स मनी मंगाने की पावर किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2, पावर टू ऑथराइज बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। तो बाईबैक को ऑथराइज करने की पावर भी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। थर्ड, पावर टू इशू सिक्योरिटीज शेयर डिबेंचर इशू करने की पावर किसके पास है? शेयर डिबेंचर्स इशू करने की पावर चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। पावर टू बोरो मनी, ये पावर भी कौन यूज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पावर टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन इन्वेस्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पावर टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन, लोन देने की पावर किसके पास है? गारंटी देने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। पावर टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं ना कि कंपनी हर साल ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाती है, इनको अप्रूव करने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे ये अडोप्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, पावर टू अप्रूव अमलगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन, हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट होना चाहती है, मर्ज होना चाहती है, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है, कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट वन, पावर टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, मतलब किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है या दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करना है, तो ये सब पावर्स किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। पावर टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना है नहीं देना है, कितना देना है, कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। KMP को अपॉइंट करना है, KMP में कौन आता है? MD, मैनेजर, CEO, CFO, CS, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट वन, पावर टू अप्रूव इंटरनल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरियल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट स्टेचुरी ऑडिटर CA को, जो अकाउंट्स ऑडिट करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। पावर टू टेक नोट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डिंग, जब भी कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करता है कि वो किस किस कंपनी में और शेयर होल्डर है, और उसके पास 2% से ज्यादा अगर शेयर हैं दूसरी कंपनीज के, तो वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करता है, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट वन, पावर टू इनवाइट और एक्सेप्ट और रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स कौन एक्सेप्ट करेगा? वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड पावर टू रिव्यू और चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट। तो ये सारी पावर्स किसके पास है? बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। और इसमें से जो पावर 4 to 6 वाली है ना, 4 to 6 वाली जो पावर्स हैं, वो आप चाहें, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो डेलीगेट कर सकते हैं, किसको? टू एनी कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को भी, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इनको वो चाहें तो डेलीगेट कर सकते हैं, बट कौन सी वाली पावर्स? 4 to 6 वाली, ठीक है। उसके अलग बाकी पावर्स डेलीगेट नहीं होंगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है जी, सेक्शन 180। देखो क्या कहता है सेक्शन 180, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है ये, किसमें? सेक्शन 180 में। तो ये जो पावर्स हैं 180 में, जो अब हम पावर्स पढ़ेंगे, ये कितनी पावर है? ABCD, ABCD, ये 4 पावर हैं। वैसे तो ये चारों पावर किसकी हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हैं, बट उनकी पावर पर रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि वो ये पावर यूज करने से पहले कंसेंट ऑफ द कंपनी लेंगे बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जनरल मीटिंग पे वो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, तब वो ये पावर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात? ठीक है जी। इट मीन्स ये पावर्स यूज करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, राइट। और देखो ये पावर्स को हम एब्रीविएशन भी बना सकते हैं। देखो सबका पहला फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम लोग, सेल, इन्वेस्ट, बोरोइंग मनी और रेमिट, ठीक है। तो फिर इनसे हमने क्या किया? फर्स्ट करेक्टर उठा लिया, SIBR। S stand for sell, I stand for invest, B stand for borrowing money, and R stand for remit।
तो ये 4 पावर हो गई SIBR के नाम से, साइबर के नाम से आप कह सकते हैं। तो ये 4 पावर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज करनी है तो पहले वो क्या करें, जनरल मीटिंग पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। ठीक है मेरी बात। चलो जी, तो अब ये वन बाय वन ये सारी पावर्स हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लो जी, तो देखो सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है भाई, पावर टू सेल, पावर टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ whole or substantially the whole of the undertaking of the company, राइट। तो वो ये कहना चाह रहा है, मान लो कंपनी के पास दो अंडरटेकिंग है या दो डिवीजन है, उनमें से वो एक डिवीजन को सेल आउट करना चाहते हैं, होल ऑफ द अंडरटेकिंग को। तो वो ये अंडरटेकिंग को सेल आउट करने से पहले शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, तब वो ऐसा कर सकते हैं। और देखो ये चीज ना, जो पावर वन है, ये क्लोज ए वाली जो पावर है, अगर आपको याद होगा तो जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा था। जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में सेक्शन 110 में हम पढ़ते थे रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, तो उसमें भी थी ये पावर। तो उसमें 10 पावर पढ़ते थे ना हम लोग, जिनके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। तो उन 10 में से एक ये भी था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये वाली पावर यूज करना चाहते हो, कौन सी पावर, सेल लीज और डिस्पोज ऑफ और होल ऑफ द अंडरटेकिंग की पावर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग पर रेजोल्यूशन पास करना है स्पेशल, और वो भी पोस्टल बैलेट से, मीटिंग पे नहीं, पोस्टल बैलेट से कंपलसरी था। ठीक है जी, चलो सेकंड पे आ जाओ। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट है ना, ये क्लोज बी की पावर हो गई, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, पावर टू इन्वेस्ट अदरवाइज देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमलगमेशन। कहते हैं मर्जर और अमलगमेशन से जो भी इन्हें कंपनसेशन मिला होगा वो इन्वेस्ट करना है, किसमें, अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। तो ये पावर भी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, जिसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे एसआर पास करना जरूरी है। ठीक है यहाँ तक बात मेरी। ठीक है जी, तो क्लोज सी पे चलते हैं, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी क्या कहता है, पावर टू बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड। तो मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि फ्यूचर बोरोइंग जो अब हम करना चाह रहे हैं ना, प्रोस्पेक्टिव बोरोइंग कहना चाहिए इस तरह से, प्रोस्पेक्टिव बोरोइंग प्लस एग्जिस्टिंग बोरोइंग, अगर दोनों मिला के जो आपने ऑलरेडी बोरोइंग कर रखा है वो भी जोड़ के है ना, अगर ये दोनों मिला के एक्सीड कर रहे हैं, किससे, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और इसी में देखो लिखना भूल गए हम लोग, एंड SPR भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो मान लो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है ना, तो मान लो आपकी कंपनी में पेड अप कैपिटल कितनी है, मान लो 10 लाख रुपए है, फ्री रिजर्व कितने हैं, 5 लाख है, SPR कितना है, 5 लाख है, टोटल कितना हो गया, 20 लाख। और आपकी जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है वो अभी है 13 लाख। अब आप जो न्यू बोरोइंग्स करना चाह रहे हैं वो 8 लाख की करना चाह रहे हैं, तो 13 और 8 21 लाख हो जाएंगे ये तो एक्सीड कर जाएगा ना 20 लाख से। तो इसी की बात हो रही है देखो, तो अगर जो मनी बोरो कर रहे हैं आप वो एक्सीड कर रहा है किससे, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू बोरोइंग से, और वो भी किस किस से, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस SPR से। तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल मीटिंग पे SR पास करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, देखो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया दो चीजों को, एक तो बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बैंकिंग कंपनी का तो काम यही है भाई लोन बोरो करने का रोज का, बैंकिंग कंपनीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर लोन बोरो करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स वगैरह जो बोरो करते हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है। ठीक, उनका तो रोज का काम यही है। और दूसरा किसको एक्सक्लूड कर दिया, कहते हैं टेम्परेरी लोन्स को, पार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन्स, टेम्परेरी लोन्स को छोड़ देना।
कहते हैं इनको भी काउंट नहीं करेंगे। तो टेम्परेरी लोन में आता क्या क्या, अब इन्होंने ये भी बताया। देखो टेम्परेरी लोन में एक्सप्लेनेशन में बता रखा है इन्होंने, इसके मैंने यहाँ तो नहीं लिखा, अलग से लिख देता हूँ मैं। टेम्परेरी लोन में किस किस को काउंट करना है भाई? ठीक है, देखो टेम्परेरी लोन में काउंट करना है एक तो लोन रिपेबल ऑन डिमांड को, लोन रिपेबल ऑन डिमांड। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपने लोन कुछ ऐसा ले रखा है जो रिपेबल ऑन डिमांड है, रिपेबल ऑन डिमांड का मतलब सामने वाला जब मांगेगा आपको तब वापस देना पड़ेगा, दिस इज लोन रिपेबल ऑन डिमांड, इसको काउंट नहीं करना है यहाँ। नंबर टू, लोन रिपेबल विद इन 6 मंथ्स, लोन रिपेबल विद इन 6 मंथ्स, तो कहते हैं इसको भी काउंट नहीं करना है। नंबर थ्री, और देखो लोन रिपेबल विद इन 6 मंथ्स में क्या क्या चीज आती है, लाइक कैश क्रेडिट अरेंजमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन या कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, इनको भी काउंट नहीं करना है, राइट। या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, आपने बिल डिस्काउंट करा रखा है बैंक से, उसकी बात हो रही है, ठीक। तो ये सब चीजें यहाँ काउंट नहीं होंगी, किसमें? टेम्परेरी लोन में। तो मान लो 21 लोन का जो ये टोटल लोन बन रहा था, 8 लाख का लोन बोरो करना चाह रहे हो ना भाई, उसमें से 2 लाख का लोन तो कौन से वाला है? टेम्परेरी लोन है। तो टेम्परेरी लोन को एक्सक्लूड करो, तो 13 + 6 इज इक्वल टू 19 लाख काउंट होंगे, तो एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इट मीन जनरल मीटिंग पे स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जनरल मीटिंग पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना नहीं पड़ेगा। डी में आ जाओ, लास्ट पावर है सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज डी में क्या पावर देना चाह रहा है वो? रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर के ऊपर ना कोई डेट चाहिए था, लोन चाहिए था, या तो आप उसको रेमिट करना चाह रहे हो, कंप्लीटली वेव करना चाह रहे हो कि चल भाई गरीब आदमी है, क्या रिपेमेंट करेगा, क्या लोन वोन चुकाएगा, छोड़। कौन करना चाहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब पैसा किसका लगा है एक्चुअल में कंपनी में? मेंबर्स का या शेयर होल्डर्स का? तो पैसा शेयर होल्डर्स का लगा, माफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है? पहले जनरल मीटिंग पे एसआर पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लो, क्योंकि एक्चुअल में तो पैसा उन्हीं का लगा है भाई कंपनी, उनसे पूछो, अगर वो अलाउ कर रहे हैं माफ करने के लिए तो कर दो। या फिर गिव टाइम फॉर रिपेमेंट ऑफ एनी डेट, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हो आप डायरेक्टर। तो ये पावर भी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो एक तरह से 4 पावर हो गई जहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। SIPR, एस स्टैंड फॉर सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। B स्टैंड फॉर borrowing of money in excess of paid up share capital plus reserves plus SPR, excluding temporary loans. And R stands for remit or give time for repayment of any debt due by a director. तो ये 4 पावर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो जनरल मीटिंग पे एसआर पास करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट सेक्शन आता है, देखो सेक्शन 180 सबसेक्शन 2। एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन, जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग पे इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लोज सी, तो क्लोज सी किस चीज से रिलेटेड है? SIB, बोरोइंग ऑफ मनी है ना, किससे रिलेटेड? बोरोइंग ऑफ मनी इन एक्सेस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस SPR से ज्यादा अगर आप बोरो करना चाहते हो तो क्या कहना चाहता है? जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो बताओगे शैल स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट अप टू विच मनी में बी बोरोड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कितने रुपए तक का लोन बोरो करना है भाई, ये बताना है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो बताएंगे ही बताएंगे, ये कुछ कहने वाली बात थोड़ी है। तो ये सब सेक्शन 2 इतना खास बात नहीं है ना। सब सेक्शन 3 पे आते हैं जी लोग, 180 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? नथिंग कंटेन्ड इन क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 1, तो क्लोज ए में तो कौन सी वाली पावर थी? सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग वाली बात थी। तो क्या कहना चाहता है इस केस में? नथिंग शेल अफेक्ट
द टाइटल ऑफ द बायर हु बाइज और टेक्स ऑन लीज एनी प्रॉपर्टी इन गुड फेथ। मतलब क्या हुआ? मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जनरल मीटिंग पर रेजोल्यूशन तो पास किया नहीं, और कंपनी की जो अंडरटेकिंग है उसको सेल आउट कर दिया या लीज पे दे दिया। अब जिसको आपने सेल आउट किया या लीज पे दिया, उसे बेचारे को क्या पता कि जनरल मीटिंग पे एसआर पास हुआ कि नहीं हुआ। वो तो मान के चलेगा कि जनरल मीटिंग पे एसआर पास हो गया होगा, तो उसका टाइटल तो भैया वैलिड टाइटल है। गलती सारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो ये कहना चाह रहा है। सेकंड वन, sell or lease of any property of the company where the ordinary business of the company consists of comprises of such selling or leasing। कहते हैं अगर कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ही यही है। क्या है नेचर ऑफ बिजनेस? उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही यही है, सेल लीज ऑफ प्रॉपर्टी का। तो उस केस में भी वो ये कहना चाह रहा है अगर जनरल मीटिंग पे एसआर पास नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, उनका तो रोज का यही काम है, रोज एसआर थोड़ी पास करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 180 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कहता है एनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी consenting to the transaction as in referred to in clause A of subsection 1 may stipulate such condition। जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। 180 सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? ठीक है, 180 सबसेक्शन 5 देखो क्या कहना चाह रहा है। नो डेट इनकर्ड बाय द कंपनी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट imposed बाय क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1। कहता है क्लोज 1 सी में किस चीज की पावर थी? पावर टू बोरो मनी। उसमें जो लिमिट लगाई हुई है, ठीक है, उसमें जो लिमिट लगाई हुई है उस लिमिट से ज्यादा का लोन तो नहीं ले सकते ना आप। अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा का लोन लिया तो आपको जनरल मीटिंग पे एसआर पास करना पड़ेगा। अब मान लो कंपनी ने एसआर तो पास किया नहीं और लोन बोरो कर लिया लिमिट से ज्यादा का, तो जो लेंडर है ना उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने गुड फेथ में लोन दिया था, उसे नहीं पता था कि लिमिट एक्सीड कर रही है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। और या फिर वो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसे नहीं पता था कि अभी तक एसआर पास नहीं हुआ, वो तो मान के चल रहा था एसआर पास हो गया होगा। अगर वो ये प्रूव कर देता है, ये बोरोइंग वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है जी, चलो अब हम आगे देखो एक्सेप्शनल केसेस पे। एक्सेप्शंस टू जनरल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कंपनीज एक्ट ने दोनों की पावर्स को बाइफरकेट किया हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर अलग है, शेयर होल्डर्स की पावर अलग है। एक दूसरे की पावर पे एनक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। बट हम अब क्या पढ़ रहे हैं देखो, एक्सेप्शनल केसेस। ये एक्सेप्शनल केसेस में जो मेंबर्स लोग हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को यूज कर सकते हैं। ये लो, मेंबर्स में यूज द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन एक्सेप्शनल केसेस में जो मेंबर्स लोग हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को यूज कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, याद रखना बस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस। इन एक्सेप्शनल केसेस में मेंबर्स लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली पावर क्या है? डायरेक्टर्स एक्टिंग मेलाफाइड। डायरेक्टर्स एक्टिंग मेलाफाइड का मतलब क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इविल इंटेंशन है। मेलाफाइड का मतलब इविल इंटेंशन है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इविल इंटेंशन है। पी आई ओ एल आई एन टी ई पी आई ओ। ठीक है, चलो, तो उस केस में शेयर होल्डर्स या बोर्ड मेंबर्स लोग ये पावर यूज कर सकते हैं। ठीक, लाइक देखो क्या कहना चाहता है, लिखा भी है जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स कैन intervene when it is proved that the directors have acted for improper motive और arbitrarily और capriciously। कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंटेंशन है वो उनका पर्पस जो है ना वो इम्प्रॉपर पर्पस है, इविल इंटेंशन है। राइट, तो केस देखो, केस का नाम क्या कहना चाह रहा है? सत्यचरण लाल वर्सेस रोमेश्वर प्रसाद वजोरिया। क्या कहना चाहता है देखो इस केस में? दैट ऑर्डिनरली द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी
आर द ओनली पर्सन हु कैन कंडक्ट लिटिगेशन इन द नेम ऑफ द कंपनी। अब एक बार बताओ, लिटिगेशन का मतलब मुकदमेबाजी है ना। लिख देता हूँ ये लो, लिटिगेशन मतलब केस फाइलिंग है ना। अब देखो, कंपनी के नाम से अगर केस फाइल करना है या कंपनी को डिफेंड करना है तो किसके पास है ये पावर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। मेंबर जाके तो करेंगे कोर्ट में, ठीक है। चलो, तो ये पावर किसके पास है वैसे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बट व्हेन दे आर देमसेल्व्स द रॉन्ग डूअर्स, मतलब इस बार डिफॉल्टर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद तो डिफॉल्टर हैं और खुद ही कोर्ट में जाके अपने अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। वो तो ये पुण्य का काम नहीं करेंगे। तो ये काम आप किसको करना पड़ेगा? मेंबर्स लोगों को, शेयर होल्डर्स लोगों को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग अपने अगेंस्ट एक्शन अपने आप क्यों लेंगे? तो ये कष्ट किसको करना पड़ेगा? मेंबर्स को। तो वो भी यही कहना चाह रहा है, देखो। एंड हैव एक्टेड मेलाफाइड, किसने किया मेलाफाइड एक्ट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। मेलाफाइड मतलब इविल इंटेंशन है। एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन कंफ्लिक्ट विद देयर ड्यूटी, अब उनका पर्सनल इंटरेस्ट और ड्यूटी आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो इस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स लोग एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट इस तरह से कंफ्लिक्ट हो रहा है इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट और विल नॉट टेक स्टेप टू सीक रिड्रेस फॉर रॉन्ग डन टू द कंपनी। तो वो क्यों स्टेप्स लेंगे भाई? द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स में टेक स्टेप्स फॉर रिड्रेसल ऑफ द रॉन्ग। तो इस केस में अब स्टेप्स कौन लेगा? मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। ये कहना चाह रहे हैं। चलो, नेक्स्ट केस की जरूरत है क्या, देख लेते हैं एक बार। चलो जी, पढ़ लेते हैं केस भी। देखो, नेक्स्ट केस है मार्शल्स वॉल्व गियर कंपनी लिमिटेड वर्सेस मैनिंग वॉर्डल्स एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में देखो क्या हुआ। ए एंड थ्री अदर पर्सन्स वर फोर डायरेक्टर्स ऑफ एम कंपनी। एक कंपनी थी भाई, एम कंपनी। इस कंपनी में एक तो मिस्टर ए थे, प्लस तीन डायरेक्टर और थे, थ्री डायरेक्टर्स और थे। ए भी डायरेक्टर था वैसे, और तीन अदर डायरेक्टर और भी थे। चार डायरेक्टर थे इस कंपनी में। एंड दे हेल्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। इनके पास ऑलमोस्ट सारी कैपिटल थी चारों डायरेक्टर के पास। ए वाज द मेजोरिटी शेयर होल्डर। तो इस कंपनी में जो ए डायरेक्टर था ना, ये मेजोरिटी शेयर होल्डर भी था। मेजोरिटी ऑफ द शेयर कौन लिए बैठा था? ए। बट हेल्ड लेस देन थ्री फोर्थ, कोई बात नहीं, तीन थ्री फोर्थ से तो कम थे इनके पास शेयर, ठीक है। बट हेल्ड लेस देन थ्री फोर्थ ऑफ द शेयर कैपिटल। डन। अनदर कंपनी नॉन एज एन कंपनी, कहता है एक और कंपनी थी एन कंपनी, वाज कमिटिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कंपनीज ट्रेडमार्क। मतलब ये जो एन कंपनी थी, ये इसका इन्फ्रिंजमेंट कर रही थी ट्रेडमार्क का। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कर रहे थे ये कौन? एन कंपनी, ठीक है। एंड अदर थ्री डायरेक्टर्स वर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी। ये जो तीन डायरेक्टर थे भाई, ये इस कंपनी में इंटरेस्टेड थे। ये इस कंपनी में इंटरेस्टेड थे। इसका मतलब कह सकते हैं वो इस कंपनी में मेंबर्स रहे होंगे, है ना। वो इस कंपनी में मेंबर्स रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये तीन डायरेक्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड भी है। चलो, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ देखो, जब ये एन कंपनी इन्फ्रिंजमेंट कर रही है एम कंपनी के ट्रेडमार्क को, तो एम कंपनी को केस फाइल करना चाहिए एन कंपनी के अगेंस्ट। अब ये केस फाइल करने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? बोर्ड मीटिंग बुलाई रेजोल्यूशन पास करने के लिए कि भाई एन कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करें या ना करें। तो आप लोग बताओ, रेजोल्यूशन पास होगा फेल होगा? ऑब्वियस सी बात है, फेल ही होगा, क्योंकि भाई चार में से तीन डायरेक्टर तो उस एन कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो तीन डायरेक्टर ने मना कर दिया, कहते नहीं, केस वेस फाइल करने से कुछ नहीं होने वाला है, और लॉसेस और हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स और हो जाएंगे, हमारे बढ़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर रेजोल्यूशन फेल कर गया बोर्ड मीटिंग पे। ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि वो तीन डायरेक्टर उस कंपनी में इंटरेस्टेड। ठीक है जी, यहाँ तक बात मेरी। चलो, अब ये जो मिस्टर ए थे ना, ये सारी बात समझ गए कि भैया तो इसलिए मना कर रहे हैं, तो ये तीन डायरेक्टर तो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। अब ए ने क्या किया? जनरल मीटिंग बुलाई,
जनरल मीटिंग तो शेयर होल्डर्स की होती है और ए के पास मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स है, तो जनरल मीटिंग बुलाई, उस पर रेजोल्यूशन पास करके केस फाइल कर दिया। ठीक है, बट जो 3 डायरेक्टर थे उन्होंने अब केस फाइल किया कि भाई जब ये पावर एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, ठीक है, तो ये पावर मेंबर कैसे यूज कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा, देखो कोर्ट ने भी यही कहा, देखो ए एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स रिजोल्व एंड कमेंस्ड एन एक्शन टू रेस्ट्रेन द एलेज्ड इंफ्रिंजमेंट। तो इन्हें क्या किया, जनरल मीटिंग बुलाई, रेजोल्यूशन पास किया और केस फाइलिंग की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी। तो कोर्ट ने भी कहा बिल्कुल राइट है जी ए के पास, मतलब शेयर होल्डर्स के पास बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस केस में आप लोग तीनों लोग तो इंटरेस्टेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजोल्यूशन तो फेल हो गई होगा। सेकंड पावर पे आओ, सेकंड पावर है जी इनकॉम्पिटेंट बोर्ड। इनकॉम्पिटेंट बोर्ड में क्या कहना चाह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, या फिर इतने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में नहीं है जो कोरम कंस्टिट्यूट कर सके, या फिर अगर हैं तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट बोर्ड में। तो उस केस में भी अब पावर कौन यूज करेगा, मेंबर्स लोग या शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो केस का नाम नाम याद रखना है, इसका फैक्ट्स की जरूरत नहीं है हमें। थर्ड में आ जाओ, डेडलॉक इन द बोर्ड। डेडलॉक इन द बोर्ड में पता वो क्या कहना चाहेगा, वो ये कहेगा मान लो हमारी कंपनी ना भाई प्राइवेट कंपनी है, और देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। तो हमारी प्राइवेट कंपनी में भी वही दो मिनिमम मिनिमम 2 ही डायरेक्टर हैं। मान लो एक एक्स है और एक वाई है, एंड दे आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, दोनों में बोलचाल भी नहीं है। पहला बोर्ड मीटिंग बुलाता है तो दूसरा नहीं जाता, दूसरा बुलाता है तो पहला नहीं जाता। ये तो डेडलॉक का केस हो गया ना इस केस में। तो इस केस में वो ये कहना चाह रहा है कि मेंबर्स लोगों के पास ये पावर डेलीगेट हो जाएगी। तो अब इनकी पावर कौन यूज करेगा, मेंबर्स लोग कंपनी के, जब तक नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज नहीं हो जाते। तो देखो क्या कह रहा है, इफ द डायरेक्टर्स आर अनएबल और अनविलिंग टू एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ डेडलॉक, द शेयर होल्डर्स हैव द इनहेरेंट पावर टू एक्ट। तो शेयर होल्डर्स के पास इम्प्लाइड पावर है टू एक्ट। केस का नाम क्या था, देखो बैरोन वर्सेस पोर्टर। क्या कहता है, देयर वर ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। डायरेक्टर्स सिर्फ 2 थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड वन रिफ्यूज टू एक्ट विद अदर। एक ने दूसरे के साथ एक्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, देयर वाज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल्स एनेबलिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू इंक्रीज और रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के आर्टिकल्स में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने का। तो कोर्ट ने क्या कहा कि as there was deadlock in the administration, directors appointed by the shareholders, क्या वर्ड यूज किया देखो, directors appointed by the shareholders in general meeting is valid। कि शेयर होल्डर्स लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट जनरल मीटिंग बुलाई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज कर दिए। तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है, कोर्ट ने कहा बिल्कुल वैलिड, क्योंकि देखो कंपनी तो डेडलॉक में फंसी हुई है, बोर्ड मीटिंग कभी होगी नहीं, तो क्या ये पावर कभी यूज ही नहीं होगी। तो शेयर होल्डर्स ने जो ये पावर यूज की है वैलिड। ये था, तो ये था लो छोटा सा चैप्टर था पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, खत्म हो जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।